हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो दिस इज वीडियो नंबर 1 ऑफ योर मोल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ हम ना बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपको पहले से आती हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को सिर्फ सुनना चाहते हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। और अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, अगर आपके बेसिक्स अब तक क्लियर नहीं है, तो आप धीरे धीरे आराम से देखिएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप आराम से फ्री टाइम में बैठ के अपने नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल लेक्चर को सुनना और समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारा जो कोर्स होगा वो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होगा। एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कोई भी चीज़ जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो वेस्ट नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन किसी ना किसी चैप्टर में, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के साथ होने वाला है। तो बहुत बेसिक लेवल से शुरू करूंगा। ये पहला वीडियो है आपके इस बैच का, MST CET के बैच का, एंड दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे मूल कॉन्सेप्ट में। ये 7 पॉइंट्स एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ CET के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर आप JEE पढ़ना चाहते हो तो इसके अलावा बहुत सारे और टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर किए जाते हैं। बट ये जो टॉपिक्स 7 टॉपिक्स मैंने सब हेडिंग्स लिखी हुई हैं, मेन 7 हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इनमें जितना भी टॉपिक मैं कवर करूंगा वो CET का तो होगा ही होगा, प्लस उससे आप JEE के क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर पाओगे, इवन नीट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो सेशन में मिलेंगे, पूरे कोर्स में मिलेंगे। 1 शॉट रिवीजन आपको बाद में मिलेगा। 100 MCQs में सॉल्व करके आपको देने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दूंगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएगा। एंड एक्स्ट्रा में जो भी आपको PDF होंगी वो सारी PDF आपको कोर्स में धीरे धीरे अपलोड होती जाएंगी। अगर आप लेट ले रहे हो इस कोर्स को, अगर आप बाद में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको पहले से ही सारी चीज़ें अपलोडेड दिखाई देंगी। प्लीज़ सीक्वेंस को फॉलो करना और सीक्वेंस के हिसाब से ही पढ़ाई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों के साथ ये है कि मैटर क्या होता है। व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय मैटर, और मैटर को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। देखो, मैटर जो होता है, मैटर इज एनीथिंग अराउंड यू जिसके पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसके पास मास होता है और वो क्या ऑक्यूपाई करता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हम उसको मैटर कहते हैं। अब मैटर का क्लासिफिकेशन किया कैसे जाता है, मैटर को कैसे कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। देखो, मैटर को क्लासिफिकेशन करने का सबसे पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आप फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई कर सकते हो। फिजिकल स्टेट पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, हम लोगों ने पढ़ा है। मैटर जो होगा वो सॉलिड हो सकता है, मैटर जो होगा वो लिक्विड हो सकता है और मैटर जो होगा वो गैसियस स्टेट में भी पाया जा सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, जैसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, जैसे प्लाज्मा होता है। बट फिलहाल आप अगर देखो, इवन JEE लेवल में भी सॉलिड लिक्विड गैस ही पढ़ाया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मा या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर आता है मैटर का अगला क्लासिफिकेशन मैटर का आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। आप उसको केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी चीज़ों को, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ बट बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ाऊंगा। ना केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को आप क्लासीफाई करते हो 3 तरीके से। आपका मैटर जो होगा वो हो सकता है एक एलिमेंट हो सकता है। आपका मैटर हो सकता है एक कंपाउंड हो, और आपका मैटर हो सकता है एक मिक्सचर हो। ठीक है, इट कैन बी ए मिक्सचर। ना एलिमेंट का मतलब क्या, जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरा मैटर एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, आज के टाइम पे हमारे पास जितने अर्थ में, धरती पे जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं जो हमको मिले हैं, मेरे सामने पीरियोडिक टेबल है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 118 ऐसे एलिमेंट हैं जो हम धरती पे पा चुके हैं। और इनमें से बहुत सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, बहुत सारे अनस्टेबल होते हैं। अब 92 तक, एटॉमिक नंबर 92 तक, यानी यूरेनियम तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम धरती पे उनको देखा जाता है। उसके बाद के जितने भी होते हैं वो सारे 92 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या, एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं एक तरीके से प्योर स्टेट। क्या कहते हैं इसको, प्योर स्टेट। यानी एलिमेंट जो होगा, हमारे पास जितने एटम्स हैं, जितने मॉलिक्यूल, जितने एटम्स हैं, वो एकदम प्योर स्टेट में होंगे, वो किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं करेंगे। अब एलिमेंटल स्टेट में भी आपका जो मैटर होता है वो 2 तरीके से पाया जा सकता है। वो हो सकता है एटॉमिक स्टेट में हो, वो एटॉमिक स्टेट में पाया जा सकता है, या वो हो सकता है मॉलिक्यूलर स्टेट में प्रेजेंट हो। कौन से स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में। एटॉमिक स्टेट का मतलब क्या, देखो, कल को अगर मैं आपसे लिखता हूँ सोडियम, मैं यहाँ लिखता हूँ सोडियम, मैं यहाँ लिखता हूँ Na, मैं यहाँ लिखता हूँ Na, मुझे पता है सोडियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, सोडियम के साथ कभी बॉन्ड नहीं बनाता। सोडियम अकेला इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरे पास 4 सोडियम के एटम्स प्रेजेंट है। एक सोडियम के एटम का दूसरे सोडियम के एटम के साथ कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। कल को मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जब मैं 4 हाइड्रोजन को अलग अलग लिख रहा हूँ, मतलब मैंने हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ उनको 4 अलग अलग लिखा है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 4 हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास प्रेजेंट हैं। जब हाइड्रोजन एटम सिंगल प्रेजेंट होता है, अकेला प्रेजेंट होता है, तब हम उसको कहते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, एटॉमिक फॉर्म में। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है तब हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है 2 या 2 से ज्यादा एटम एक साथ आना। अब यहाँ जब मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो 2 एटम जो होंगे वो एक जैसे होंगे, यानी हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, H2 के साथ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, H2 के साथ। तो जब H के यहाँ 2 लगा होगा मतलब 2 लोग एक साथ प्रेजेंट है, और जब मैंने 4H लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, 4 एटम्स अलग अलग प्रेजेंट है। सिमिलरली कल को मैं लिख सकता हूँ नाइट्रोजन होगा, जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, O2 के साथ करोगे। नाइट्रोजन जो होगा वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बना के प्रेजेंट होता है, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको आप N2 के साथ रिप्रेजेंट करोगे। तो ये मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के खड़े होते हैं हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। अब ये एलिमेंटल फॉर्म है। क्यों एलिमेंटल फॉर्म है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। तो याद रखना जब मैं एलिमेंट की बात करूंगा, एलिमेंट 2 फॉर्म में हो सकते हैं, एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है या वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। अब मैं जब बात करता हूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। जैसे कल को अगर मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ क्लोरीन है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, अब ये बन गया HCl। मैं यहाँ पे कल को लिख सकता हूँ मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास एक ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन उसके साथ आ गया। अब देखो ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में फ़र्क क्या है, ये मॉलिक्यूल कंपाउंड का है और ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का है। तो ये डिफरेंस याद रखना हमेशा। इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम HCl लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एक साथ प्रेजेंट है। कल को मैं लिख सकता हूँ एक नाइट्रोजन है, उसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, ये भी एक मॉलिक्यूल है। 4 एटम्स का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें जो 4 एटम्स हैं वो अलग अलग हैं। एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इसको रिप्रेजेंट NH3 के फॉर्म में किया जाएगा। तो एलिमेंट मॉलिक्यूल, कंपाउंड का सबसे छोटा चीज क्या होता है, मॉलिक्यूल। कंपाउंड की सबसे छोटी चीज क्या होती है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का बन सकता है, कभी एक एटम का मॉलिक्यूल नहीं बनता। जब एक एटम होगा तो वो एटॉमिक फॉर्म में चला जाता है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। लॉजिक समझ में आया। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर का मतलब होता है जब कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ ना एक चीज मैं बहुत ब्यूटीफुल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सिंगल हाइड्रोजन कभी प्रेजेंट नहीं होता। याद रखना जब भी मैं बात करूंगा एटॉमिक फॉर्म में, ये एटॉमिक फॉर्म में कौन रहता है पता है, एटॉमिक फॉर्म में कौन रहना पसंद करते हैं, जितने भी आपके पास मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो जितने भी मेटल्स हैं ना वो एटॉमिक फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल जो होंगे या मेटलॉइड जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, वो सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना पसंद। हो सकता है 50 सिलिकॉन के एटम एक साथ प्रेजेंट हो, पर 50 के 50 सिर्फ सिलिकॉन के ही होंगे। जैसे हो सकता है सल्फर के 8 एटम्स एक साथ प्रेजेंट हो, आपको पता होगा या पता नहीं मुझे, आपको पता है कि नहीं, सल्फर 8 एटम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, एक परिवार की तरह एक साथ एक ग्रुप बना के खड़े होते हैं। जैसे हम यहाँ N2 लिखते हैं, 2 नाइट्रोजन ने एक साथ, 2 ऑक्सीजन एक साथ, 2 हाइड्रोजन एक साथ, वैसे ही S8 करके भी होता है। S8 जो होगा वो कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड तो है नहीं। कंपाउंड तब बनेगा जब 2 अलग लोग आएंगे। यहाँ 8 के 8 सल्फर के एटम्स हैं, तो वो क्या हो गया, वो एलिमेंट हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। वो एलिमेंट है पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये 8 सल्फर के एटम्स जो होंगे ना वो क्राउन शेप में प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ एक सल्फर होगा, यहाँ एक सल्फर, यहाँ एक सल्फर, यहाँ एक सल्फर, यहाँ एक सल्फर, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ऐसे 8 एटम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब एक ब्यूटीफुल चीज हमेशा याद रखना, जब भी ये मैंने जैसे आपसे कहा ना, ये जितने भी ये लोग होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहने का काम कौन करेंगे, या तो आपके नॉन मेटल्स हो जाएंगे, या तो आपके नॉन मेटल्स हो जाएंगे, और ये जितने भी आपके पास मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। अगर नहीं सीखा होगा तो प्लीज़ एक बार जाके रिवाइज कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल को एक बार देख लीजिएगा कि अब ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर ये MST CT के कोर्स में मुझे सिखानी पड़ जाएंगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। देखो जब भी कंपाउंड बनता है तो 2 एटम्स आपस में क्या बनाते हैं, वो आपस में बनाते हैं बॉन्ड। तो कंपाउंड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि बॉन्ड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, बॉन्ड। या मैं एक बेसिक फंडा आपसे कहता हूँ, जब मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है,
जब मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल दो टाइप के हैं अगर आपने ध्यान से देखा होगा। एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें दोनों एटम एक जैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन, सल्फर बॉन्ड सल्फर। अब उसमें कितने सल्फर हैं अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन एक जैसे एटम होंगे। तो मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए बॉन्ड ए टाइप का मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एक जैसे होंगे, या जैसे इसमें हम कहेंगे बी बॉन्ड बी टाइप का मॉलिक्यूल। बेहतरीन एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन या क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन। और एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें ए बॉन्ड बी टाइप आ जाता है, यानी एक तरफ हाइड्रोजन होगा एक तरफ क्लोरीन होगा। ये भी मॉलिक्यूल है ये भी मॉलिक्यूल है ये भी मॉलिक्यूल है, पर दोनों में फर्क क्या है? ये जो मॉलिक्यूल है वो किसका मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। अब देखो इस पे सीईटी में कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है जो आनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है? ये मॉलिक्यूल है, लेकिन मॉलिक्यूल किसका है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास ना दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब भी मॉलिक्यूल बना है तो क्या हुआ है? एक एटम ने दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है? एक एटम ने दूसरे एटम के साथ एक बॉन्ड बनाया है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी एक मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल बनने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। अब दोनों एटम एक जैसे हैं कि अलग अलग है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है, पर दो एटम जो भी होंगे उनमें आपस में बॉन्ड बनना चाहिए, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये बॉन्ड। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ये बॉन्ड बेसिकली होता क्या है? व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय अ बॉन्ड? अब आप बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बॉन्ड क्या होता है। आप मुझे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मत बताइए। तो बॉन्ड हमारे पास जो होता है ना, बॉन्ड का बेसिक मतलब होता है इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में जब एक इंटरेक्शन होता है हम उसे बॉन्ड कहते हैं। तो मैं एक सिंपल भाषा में लिख सकता हूं, इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर एटम। अब टू एटम्स लिख देता हूं मैं फिलहाल के लिए, टू एटम्स, यानी दो एटम्स के बीच में जब कोई इंटरेक्शन होता है हम उसे बॉन्ड कहते हैं। तो कितने टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं हमारे पास? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस डू हैव, यानी कितने टाइप के बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं? हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो चार टाइप के बॉन्ड होते हैं। सबसे पहला बॉन्ड जो सबसे कॉमन हम लोगों ने पढ़ा है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट इंटरेक्शन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं आयोनिक इंटरेक्शन। क्या कहेंगे उसको? आयोनिक इंटरेक्शन। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है मेटेलिक इंटरेक्शन, मेटल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, यानी आयोनिक बॉन्ड, इसको रेदर हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तीसरा हम पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है मेटेलिक बॉन्ड। और चौथी जो चीज़ हम पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है डेटिव। क्या कहा जाता है? डेटिव, या उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चार टाइप के इंटरेक्शन होते हैं हमारे पास। ये चार टाइप के इंटरेक्शन जो आप देख रहे हो ना, ये चार टाइप के इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। पर क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ही होता है क्या? नहीं, एक वीक, जैसे भी देखो आपका मम्मी के साथ एक इंटरेक्शन है, एक बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्लड का बॉन्ड है। आपका पापा के साथ है, आपका अपने भाई के साथ होगा, आपके अपने बहन के साथ होगा, ये ब्लड रिलेशन है। पर इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि पूरी दुनिया में आपका सिर्फ ब्लड रिलेशन ही है, और भी तो रिलेशंस होते होंगे ना। एक इंटरेक्शन, एक बॉन्ड आपका अपने बगल वाले के साथ भी है जो आपका नेबर हुआ होगा, एक दोस्त के साथ भी इंटरेक्शन होता है, एक बॉन्ड होता है, कुछ टीचर्स के साथ होता है, कुछ मतलब कुछ इंटरेक्शंस होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड या डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कुछ इंटरेक्शन होते हैं जो एटम्स के बीच में होंगे, उनको कहा जाता है वीक इंटरेक्शंस। क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है वीक बॉन्ड्स, या आप उसको वीक बॉन्ड्स कह सकते हो, या आप उसको इंटरेक्शंस कह सकते हो, अब ये वीक बॉन्ड या वीक इंटरेक्शन कौन से होते हैं? कुछ है क्या, कुछ आइडिया है इसके बारे में? आप लोगों ने कभी इनके बारे में सुना? नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक सबसे पहले आता है, देखो नाम मैं भी बताऊंगा, डिटेल हम ना धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका 10 महीने का सफर जो मेरे साथ है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मेरे पास सीख के जाओगे। तो ना बेसिक, अब आप सरप्राइज हो गए होगे कि ये सारी चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ ये महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे तो कहीं पर भी नहीं है मूल कॉन्सेप्ट में। तो सर आप आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा रहे हो क्या? आप जेई पढ़ा रहे हो क्या? आप नीट पढ़ा रहे होगा? नहीं भैया, मैं MST CET पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ा दूंगा तो फिर आप वो बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक मसाला तो तैयार करना पड़ेगा ना, बैकग्राउंड तो अपने को तैयार करना पड़ेगा ना। तो टीचिंग पैटर्न मेरा अलग होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अपना अलग होगा, लेकिन वो टेक्स्ट बुक का ही होगा। अब टेक्स्ट बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी होती हैं जो नहीं है, वो मुझे बैकग्राउंड में पढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे पता है आप 10th स्टैंडर्ड से जो पढ़ के आए हो
या आपने जो अभी तक कॉलेज में जो पढ़ा है या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी भी यूट्यूब चैनल से भी अगर आप पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता है। मुझे पता है मूल कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू कराया जाता है। तो आप अगर मेरे साथ इस सफ़र में आए हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना जो चैप्टर्स पढ़ाता हूँ वो वेब सीरीज़ की तरह होता है। पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, और फिर धीरे धीरे सस्पेंस क्रिएट होने लगता है। तब आपको समझ में आएगा यार ये बंदे ने जो पहले एपिसोड में पढ़ाया था उसका कनेक्शन 7वें एपिसोड के साथ बताओ कैसे आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अब आपको यूजलेस एंड फालतू लगेंगी, पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया इसका कनेक्शन है। जैसे ये डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखोगे, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में सॉलिड स्टेट में सीखोगे, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के डिटेल में अगर आप जाओगे तो केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर होता है, उसमें आप पढ़ोगे। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी टाइप्स होते हैं। तो ये जो पूरा पहला मेरा वीडियो है इसमें हम सिर्फ बॉन्ड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ही देखेंगे। अब हम कहाँ तक आ गए? हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखा, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड का। अभी हम लोग मिक्सचर तक गए नहीं है, अभी हम कंपाउंड पे आके रुक गए। कंपाउंड में भी मैंने देखा कि एलिमेंट में भी मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल होता है। अब दोनों में अगर मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल बनता कैसे है? मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। अगर सेम एटम्स के बीच में होंगे तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है, अलग अलग एटम्स के बीच में होंगे तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। अरे भाई मॉलिक्यूल पर बनता कैसे? मॉलिक्यूल एक बॉन्ड से बनता है। फिर वहां से एक सवाल आया कि बॉन्ड क्या होता है। तो हम ना सवाल के पीछे भाग रहे हैं। जैसे जैसे माइंड में सवाल आता जाएगा उसको हम धागे को पकड़ के आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, इंटरेक्शन वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हमारे पास कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। वीक इंटरेक्शन कौन से होते हैं? जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल वर्ड क्या कहाँ से आ गया? ये डाइपोल का मतलब क्या होता है? जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देखो इंटरेक्शन का मतलब वो बॉन्ड ही है, लेकिन सिंस वो वीक है इसलिए मैं सिर्फ इंटरेक्शन लिखूंगा वहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहेंगे इसको? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा हमारे पास क्या आता है जिसको कहा जाता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये तीसरा हो गया। चौथा हमारे पास आता है जिसको कहा जाता है डिस्पर्शन फोर्स, या जिसको हम लोग कहते हैं लंदन फोर्स, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है? जिसको हम कहते हैं लंदन फोर्स। और चौथा हमारे पास यहाँ पर एक और इंटरेक्शन आता है जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो 4 इंटरेक्शन आपके सामने, 5 इंटरेक्शन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वीक इंटरेक्शन है। हाँ जी, वीक इंटरेक्शन है। इन वीक इंटरेक्शन को एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है और इन 5 वीक इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस। क्या कहते हैं? वेंडरवॉल्स फोर्सेस या वेंडरवॉल्स इंटरेक्शंस। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, वेंडरवॉल्स इंटरेक्शंस। अब ये याद रखना, इंटरेक्शन मतलब बॉन्ड, और बॉन्ड, अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, बॉन्ड वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और जो वीक बॉन्ड होते हैं या वीक इंटरेक्शंस होते हैं वो ये 5 टाइप के हो सकते हैं। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? परफेक्ट। अब जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं ना वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, ये जैसे फैमिली देखो एक चीज समझो, यहाँ आप प्रेजेंट हो, यहाँ आप हो, यहाँ एक तरफ आपके मम्मी है, एक तरफ आपका पापा है, एक तरफ आपका भाई है, एक तरफ आपकी बहन है। यहाँ जो इनके साथ बॉन्ड है, ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये आप इनके साथ कनेक्टेड हो डायरेक्टली, आप इसको तोड़ नहीं सकते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, आप इनके साथ जिंदगी भर रहोगे, ये रिश्ते बन गए हैं। इसको हम लोग कहते हैं फैमिली। क्या कहते हैं इसको? फैमिली। फैमिली का मतलब इनके साथ रहना, या यानी क्या कह सकते हो एक तरीके से आप इसको मॉलिक्यूल कह सकते हो। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे कल को आपके पास एक XYZ बंदा है, आपका दोस्त है, उसके साथ जो आपका इंटरेक्शन है वो ब्लड का इंटरेक्शन नहीं है, पर एक इंटरेक्शन है, पर वो आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। देखो फ्रेंड्स, दोस्त परिवार, ये सब मैं नहीं जाना चाहता। एक एग्जांपल दे, जैसे आपका मेरे साथ भी एक इंटरेक्शन है कि नहीं है इंटरेक्शन, बट ये इंटरेक्शन वीक है। आप कल को कभी भी गायब, अब 2 साल के बाद आप गायब हो जाओगे, मुझे भी पता नहीं आप कौन हो, आपको भी पता नहीं मैं कौन हूँ, तो ये वीक इंटरेक्शन है। और एक और कोई XYZ आपका बंदा होगा, कोई किसी कॉलेज के किसी दोस्त के साथ एक इंटरेक्शन हो गया, या बिल्डिंग के किसी दोस्त के साथ इंटरेक्शन हो गया, या गांव के किसी इंसान के साथ, तो ये सारे जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, ये वीक इंटरेक्शंस होते हैं। ये जो वीक इंटरेक्शन होंगे ना, ये कभी मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। मॉलिक्यूल यानी परिवार बनाने का काम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करते हैं, इसीलिए वहाँ हम बॉन्ड लिखते हैं, वो बॉन्ड है। और जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ हम सिर्फ इंटरेक्शन लिखते हैं, वहाँ पर हम बॉन्डिंग वर्ड यूज नहीं करते, एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया क्या? तो केमिस्ट्री में 2 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन।
स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा, यानी वो मॉलिक्यूल बनाएगा। और वीक इंटरेक्शन कहाँ काम आते हैं? कुछ तो लेना देना होगा ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कल को मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोरीन है। इस हाइड्रोजन का इस क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? ये तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, ठीक है। यानी इसने तो मॉलिक्यूल बना दिया। देखो अभी ये एक परिवार है, अभी हाइड्रोजन और क्लोरीन हमेशा जब भी रहेंगे साथ में रहेंगे। फिर एक और हाइड्रोजन है, एक और क्लोरीन है, ये आपस में हमेशा साथ में रहेंगे। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। यहाँ पर भी जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, यानी वो एक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। इसमें से कोवेलेंट, आयोनिक, मेटेलिक में से कोई एक होगा। एग्री करते हो? इन दोनों के बीच में तो वीक हो तो कोई अट्रैक्शन होगा? अरे भाई दो परिवार हैं, एक आपका परिवार है, एक बगल वाला परिवार है, तो दो परिवार के बीच में भी तो एक इंटरेक्शन होता है ना, अगल बगल वालों के साथ। आपका अपने घर में बॉन्ड है पर बगल वाले के साथ भी तो एक इंटरेक्शन होता है ना। तो दो परिवार के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, ये वाला जो इंटरेक्शन होता है, ये कौन सा इंटरेक्शन होगा? ये वीक इंटरेक्शन होता है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प कर रहा है, तो वीक इंटरेक्शन कहाँ हेल्प कर रहा है? वीक इंटरेक्शन का भी तो कोई सिग्निफिकेंस होना चाहिए ना। अभी मेरा एक परिवार है, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, 5 लोग हैं। बगल में एक परिवार है, उसके परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मेरा उस परिवार के साथ एक इंटरेक्शन है? हाँ है भाई, ब्लड वाला तो नहीं है लेकिन हाँ एक इंटरेक्शन तो है। मेरे घर में मेरे 5 लोगों के साथ बॉन्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बगल वाले लोगों का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पर हमारा भी तो आपस में कोई इंटरेक्शन होगा ना, वो वीक इंटरेक्शन कहलाता है। ये वीक इंटरेक्शन क्या मदद करता है मुझे बताओ। अगर आपका आपके बगल वाले के साथ कोई रिलेशन नहीं है, आप एक बिल्डिंग में रहते हो, इमेजिन करो आप एक बिल्डिंग में इस फ्लैट में रहते हो और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट हैं, लेकिन आपका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हर बंदा जो इस बिल्डिंग में रहेगा वो इंडिपेंडेंट है। हर बंदा इंडिपेंडेंट है, यानी किसी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपस में अपना परिवार में सबका बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन बगल वाले के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में हम कहेंगे ये सारे फैमिलीज जो रहते हैं ये सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, किसी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, गैसियस स्टेट में है, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अगर मान लो आपस में इंटरेक्शन हो जाए तो आपस में, तो ये एक गांव, एक परिवार की तरह रहेंगे, एक बड़ा परिवार बन जाता है जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं ना। ये इनका आपस में एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। और ऐसे ही अगर सबका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाए तो भले ही वो इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आपस के परिवार में है, जितना मेरा मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई या मेरे बहन के साथ है, ऑब्वियसली उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ इंटरेक्शन है। तो ये जो वीक इंटरेक्शंस होते हैं ना, जिनको हम वेंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं, ये जो वेंडरवॉल फोर्सेस कहते हैं या वेंडरवॉल इंटरेक्शंस कहते हैं, इंटरेक्शन कहो या इसको फोर्सेस कहो, तो ये वेंडरवॉल फोर्सेस या इंटरेक्शन कहाँ काम आते हैं? ये वेंडरवॉल फोर्सेस या वीक इंटरेक्शन जिनको हम कहते हैं, ये फिजिकल स्टेट डिसाइड करने में काम आते हैं। फिजिकल स्टेट, अब मतलब फिजिकल स्टेट का मतलब, मान लीजिए यहाँ एक मॉलिक्यूल है, ऐसे 4 मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल। ये 4 अलग अलग परिवार हैं। एक मॉलिक्यूल में हो सकता है पता नहीं 3-4 लोग रहते हो। जैसे कल को मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन, ये एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन दूसरा मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन तीसरा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड क्लोरीन चौथा मॉलिक्यूल। अब ये 4 परिवार हैं, क्या 4 परिवार का आपस में कोई इंटरेक्शन होगा? हाँ जी, इंटरेक्शन होगा। अब देखो यहीं से आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए। थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है एमएसटी सीटी के बच्चे जो यहाँ आए होंगे वो देख रहे होंगे, उनके होश उठ जाएंगे, बोलेंगे सर ये सब तो कोई नहीं पढ़ा था, आप तो एक्स्ट्रा आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ा रहे हो। और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, इसमें से तो क्वेश्चन नहीं बनते। बट भैया इसी को तो बेसिक्स कहते हैं। तभी तो आप चाहते हो अगर केमिस्ट्री आपकी उंगलियों पे नाचे और आप चाहते हो कि कोई कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, अच्छा ABCD पढ़े बिना बुक कैसे रीड कर सकते हो? अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी नॉवल रीड करो तो उसके लिए इंग्लिश के ABCD तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो हिंदी की कोई कविता रीड करो तो पहले क ख ग घ तो सीखना पड़ेगा ना, 12 खड़ी तो सीखनी पड़ेगी। तो हम अभी केमिस्ट्री का 12 खड़ी सीख रहे हैं या केमिस्ट्री का अल्फाबेट सीख रहे हैं, ABCD। तो प्लीज अपने आप मेरे पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये जो आपस में HCl का बॉन्ड बना है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये इनमें से कोई एक बॉन्ड होगा। और ये जो आपस में HCl के बीच में इंटरेक्शन है, इस HCl का इसके साथ भी कोई इंटरेक्शन हुआ होगा, इस HCl का इसके साथ भी कोई इंटरेक्शन हुआ होगा, ये इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। तो अब मुझे बताओ इन इंटरेक्शन को, यानी एक परिवार का एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूल का आपस में भी तो एक बॉन्ड बना हुआ है ना, H बॉन्ड Cl बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर एक और इंटरेक्शन है, ये वाला इंटरेक्शन। तो इस इंटरेक्शन को क्या कहेंगे? एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन है, जिसको कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, या इसको फोर्स कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। अब मैं फोर्स लिखता हूँ, वर्ड बार बार हम इंटरैक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी हो सकती है, ये देखो ना, ये डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डिस्पर्शन फोर्स, लंडन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इनमें से कोई हो सकती है। इस मॉलिक्यूल के और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये दो मॉलिक्यूल्स के दो परिवार को जो बांध के रखने का काम करेगी, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो इनमें से, इन चार में से कोई एक होगा, इसको हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है, दैट इज ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। क्लोरीन का क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी हो सकती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, मेटेलिक बॉन्ड हो सकता है, डेटिव बॉन्ड हो सकता है। और इंटरमॉलिक्यूलर कौन सी हो सकती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं वैंडरवाल फोर्सेस, वैंडरवाल्स फोर्सेस। लॉजिक समझ में आया क्या? अब वैंडरवाल फोर्सेस कितनी होती हैं, हमने 5 वैंडरवाल फोर्सेस के बारे में यहाँ मेंशन किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये चार मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम IMF कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, अगर बहुत स्ट्रांग होगी तो ये चार परिवार एक साथ रहेंगे। हाँ जी, तो क्या चार परिवार को तोड़ना डिफिकल्ट होगा? नहीं, बिल्कुल तोड़ना डिफिकल्ट नहीं होगा, उल्टा ये चार परिवार बहुत नजदीक आ जाएंगे, करीबी बढ़ जाएगी। तो यहां से डिसाइड होता है फिजिकल स्टेट। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी ये जो वैंडरवाल फोर्सेस हैं, अब वो कौन सी होंगी मुझे पता नहीं, वो हम देखेंगे, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करेंगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में होगा, वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको वैंडरवाल फोर्स कहते हैं, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF अगर मॉडरेट हैं, तो हम कहेंगे देखो मेरा जो मॉलिक्यूल है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। आई होप आपको अब लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैं क्यों और क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ये सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, एक परिवार का दूसरे परिवार के, सोचो एक ऐसा इमेजिन करो, एक ऐसा गांव जिसमें एक परिवार हर परिवार से नफरत करता हो, किसी का किसी के साथ कोई लेना देना ही नहीं हो, सब इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हो। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। पर अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत लेस हैं, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, बहुत कम है, इस मॉलिक्यूल का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है HCl का, पर एक HCl दूसरे HCl के साथ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ ही नहीं रही है कहीं पे, यानी ये मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, ये मॉलिक्यूल इसके बगल से गुजर जाएगा लेकिन ये उससे हालचाल भी नहीं पूछेगा, हेलो हाउ आर यू। अब जो आप एक घर में रहते हो, आपके बगल में एक परिवार है, आपका उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, कल को आप बस स्टॉप पे खड़े हो, बगल वाले परिवार का कोई मेंबर बस स्टॉप के सामने से निकल गया, आप उसको देखोगे तक नहीं, क्योंकि कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता तो आप जिस बस स्टॉप पे खड़े हो, बगल वाले को बोलोगे आ जाओ साथ में चलते हैं, और एक सीट पे बैठ के ऐसा गले तो पता नहीं साथ में बैठ के चलोगे, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ना, वीक इंटरेक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम वैंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, अगर वो बहुत कम हो जाएगी तो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से स्टेट में पाए जाएंगे, वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो मैंने एक वर्ड लिखा था ना, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये फिजिकल स्टेट कौन डिसाइड करता है? फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? ये वैंडरवाल फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, जो वीक बॉन्ड या वीक इंटरेक्शन होता है। अच्छा, अब ये वीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वीक है मतलब आसानी से टूट जाएगा, है ना, इसका मतलब तो यही होता है ना, वीक का मतलब आसानी से टूट जाएगा। तो मान लीजिए अगर कल को मैं कहता हूँ मेरे पास सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है, मेरे पास कोई लिक्विड स्टेट प्रेजेंट है, और अगर कल को मैं कहता हूँ मेरे पास गैसियस स्टेट प्रेजेंट है। सॉलिड स्टेट का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने वाली है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यानी मैं कह सकता हूँ IMF जो होगी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। मॉलिक्यूल के अंदर मेरे को लेना देना नहीं है भाई, परिवार में तुम्हारा कितना ही झगड़ा चल रहा हो, पर बगल वाले के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, है ना। जैसे H और Cl के बॉन्ड के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर HCl और HCl का आपस में जो इंटरेक्शन है, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सॉलिड स्टेट में होगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसमें आग लगा दी जाए, थोड़ा सा आग लगा दो, यानी अगर इसको थोड़ा सा हीट कर दो, डेल्टा
या जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, दो परिवारों के बीच में, अगल बगल के बीच में कोई आके आग लगा जाए, तो आपको लगता नहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर हो जाएगी। और वैसे भी मैंने कहा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं, मैंने यहाँ बार बार लिखा है ना, यहाँ पे हम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, वीक फोर्सेस होती हैं। तो अगर थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, मतलब परिवार एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। जब वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगा तो कौन से स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड स्टेट में। अच्छा, थोड़ा सा और हीटिंग कर दो, तो थोड़ा सा और हीटिंग कर दो, अगर थोड़ा और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होगी वो और कम हो जाएंगी। यहाँ पर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो थी वो और कम हो गई, तो वो गैसियस स्टेट में, मतलब आप इतनी आग लगा दो कि बगल वाला बगल वाले को देखे तक नहीं, दुश्मनी हो जाए एक दूसरे के साथ, कोई लेना देना ना हो, तो ये पार्टिकल्स जो होंगे वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर जाके रहेंगे। और अगर लिक्विड स्टेट में अगर देखो तो पार्टिकल थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, पर अभी भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हल्की फुल्की उनके बीच में एक परिवार की दूसरे परिवार के साथ रहती है। तो इससे आपको फिजिकल स्टेट, मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर रिवर्स कर दो, तो अगर आप टेम्परेचर ठंडा कर दो, तो आप टेम्परेचर को कम कर दो तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी। और अगर इसको और ठंडा कर दो तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगी वो फिर से बढ़ जाएंगी। आई होप यहाँ तक लॉजिक। तो मैं यूं कह सकता हूँ कि फिजिकल स्टेट जो है, जो फिजिकल स्टेट है मैटर का, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। एग्री करते हो? इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा तो सॉलिड स्टेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम तो लिक्विड स्टेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम तो गैसियस स्टेट। और अगर फिजिकल स्टेट इस पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, फिजिकल स्टेट इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, या मैं कहूँगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो, इनवर्सली। टेम्परेचर ज़्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम, टेम्परेचर कम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा। आग लगा दो परिवारों के बीच में तो सब इधर उधर हो जाएंगे, आग कम कर दो तो सब करीब आ जाएंगे। तो जब भी कोई तुमसे नेक्स्ट टाइम पूछे कि कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगी कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगी कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होगी, ये डिपेंड किस पे करता है, तो ये आंसर मत देना सर बहुत नज़दीक होंगे तो सॉलिड स्टेट, दूर दूर होंगे तो लिक्विड। अरे भाई, मेरा सवाल वो नहीं है, आप मुझे प्रॉपर्टी बता रहे हो, सॉलिड का प्रॉपर्टी नहीं पूछा मैंने, पूछा सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ रहती क्यों है, वो सॉलिड क्यों होती है, क्योंकि पार्टिकल करीब आ जाते हैं। करीब क्यों आते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो जाती है। लॉजिक समझ में आया? अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाएगी तो लिक्विड स्टेट में, बहुत कमजोर हो जाएगी तो गैसियस स्टेट में। अब एक स्टेटमेंट और यहाँ पे याद रखना जो मैं देना चाहता हूँ, ये सब जेई लेवल की कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सीईटी वालों के साथ, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंड अब आप समझ चुके होंगे, मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैं जेई नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट होता है ना, इसकी एक बड़ी प्रॉपर्टी होती है, क्या, लिक्विड भी फ्लो करता है, गैस भी फ्लो करती है। लिक्विड को देखा होगा कभी, एक जगह सॉलिड की तरह नहीं होता, ये दोनों फ्लो करते हैं, लिक्विड भी और गैस भी, इसलिए इन दोनों को कहा जाता है फ्लूइड्स। आप फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ोगे फिजिक्स में तो उसमें लिक्विड्स भी आएगा, जिसमें फ्रिक्शन इन लिक्विड्स पढ़ाया जाता है, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ाया जाता है ना, फ्लो ऑफ लिक्विड्स पढ़ाया जाता है, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, और गैसेस के बारे में तो पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी नाम से उसको जाना जाता है। तो याद रखना ये दोनों को क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है, क्योंकि ये फ्लो करते हैं, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते। अब यार सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, सॉलिड का फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है, साइज होता है, ये सब चिंदीगिरी नहीं करेंगे, ये सब 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ के आए हैं। अब ये पूरा बाकी का डिटेल जो अब हम होंगे, गैसियस स्टेट पे अपना एक चैप्टर है पूरा बाकायदा, ये आप 12th स्टैंडर्ड में, ये 11th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया जाएगा। ये कहाँ पढ़ोगे आप, इसको आप पढ़ोगे स्टेट्स ऑफ मैटर, आई थिंक सो सीईटी का पार्ट है, या स्टेट्स ऑफ मैटर सीईटी में पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो मैं भी पढ़ाऊंगा। सॉलिड स्टेट का अपना एक चैप्टर है जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। 12th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर ही जो होगा वो सॉलिड स्टेट होगा। लिक्विड स्टेट आपके 11th के केमिस्ट्री के सिलेबस में तो नहीं है, 11th 12th में, बट आप 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो फिजिक्स में आपको लिक्विड स्टेट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप वहाँ से फिजिक्स लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लेना। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। तो मैं फिर से बैक जाता हूँ, हम कहाँ पे थे, हमने एलिमेंट के बारे में समझा, एटॉमिक फॉर्म में कौन होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन होता है, कंपाउंड भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, लेकिन मॉलिक्यूल फॉर्म में होना मतलब दो एटम्स का एक साथ होना। अगर दोनों एटम एक जैसे हैं तो एलिमेंट, अलग अलग हैं तो कंपाउंड। अब एक साथ आने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा, फिर हमने देखा बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड के हमने टाइप्स देख लिए, टाइप्स देख ही रहे थे, तो वीक इंटरेक्शन आ गया तो हमने फिजिकल स्टेट पढ़ ली, तो हमने देख लिया फिजिकल स्टेट किस पे और कैसे डिपेंड करती है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है, यहाँ जो बॉन्ड बनता है, जब भी कभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा,
जब भी कहीं पर भी कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, वीक बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वीक बॉन्ड तो इंटरेक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो तो मॉलिक्यूल बनने के बाद की बात है। पर जब भी कभी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, वो कोवेलेंट हो, वो आयनिक हो, मेटेलिक हो, वो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड हो, प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। इसीलिए जब भी कभी एक कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट से अलग होती है। सर इसको एक्सप्लेन करो जरा, इसको एक्सप्लेन करो, ये समझ में नहीं आया, इसका लॉजिक देखो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। अब इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। देखो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एलिमेंट है हाँ, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है हाँ, मॉलिक्यूल है क्योंकि दो एटम एक साथ है। रिप्रेजेंट कैसे करते हो, H2। आपको पता है हाइड्रोजन की खासियत क्या है, आग लग जाती है। अगर कहीं हाइड्रोजन की गैस उड़ रही होगी तो आग लग जाती है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, इट कैचेस फायर। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या है ये, O2 इसको लिखते हैं। ऑक्सीजन की सबसे ब्यूटीफुल खासियत क्या है, ये आग लगने में मदद करता है, सपोर्ट्स बर्निंग। ये क्या करेगा, ये सपोर्ट करता है बर्निंग में। अगर ऑक्सीजन कहीं पे प्रेजेंट होगा तो आग और बढ़ जाती है, इसलिए कहीं आग लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाला जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग लगने को सपोर्ट नहीं करती। तो एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्म में। एक में आग लगती है, दूसरा आग लगाने में मदद करता है। लेकिन जब एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन साथ में आ जाते हैं, देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, तीन एटम है साथ में आ गए हैं, तो ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट से आया है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट से, इसको हम लोग लिखते हैं H2O। और ये आग को तो बुझाता है, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। मतलब जब तक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ था उसका प्रॉपर्टी अलग था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ था वो प्रॉपर्टी अलग था, पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में आ गए प्रॉपर्टी बदल गया। तो जब भी कभी कोई कंपाउंड बनता है प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, सोडियम, Na की बात करो, सॉलिड स्टेट में सोडियम लेके आओ, भाई सोडियम को अगर आप खुले में रख दोगे ना, थोड़ा सा भी उसमें मॉइस्चर लग गया उसमें आग लग जाती है। सिल्वर कलर का होता है, एक तो वो सिल्वर कलर का दिखता है और उसमें आग लग जाती है। दूसरी तरफ क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन को लेके आओ, यानी जिसको हम Cl2 कहते हैं, Cl2 ये येलो कलर की होती है, ये येलो कलर की स्मेल, येलो कलर का होता है और बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है। मतलब अगर क्लोरीन का गैस नाक में चला गया तो बहुत अच्छा, वो आपने ब्लीचिंग पाउडर को देखा होगा, डालते हो तो कैसा स्मेल आता है, तो ये पंजेंट स्मेल बोलते हैं इसको, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। पर आप जब Na और Cl साथ में जुड़ जाते हैं, जब Na और Cl साथ में जुड़ जाते हैं तो ये जो बनता है वो नमक बन जाता है, जिसमें Na पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये प्लस और माइनस कैसे आया, धीरे धीरे आप मेरे साथ केमिस्ट्री में सीखोगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या NaCl को खाने के बाद आप येलो हो जाते हो? नहीं, क्योंकि क्लोरीन तो येलो होता है, नहीं होते हो। क्या सोडियम को खाने के बाद आपके बॉडी में आग लग जाती है? नहीं, उल्टा NaCl तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, NaCl तो हमको बॉडी में चाहिए, क्योंकि ये Na था, अब ये Na प्लस हो गया है, ये Cl था, अब वो Cl माइनस हो गया। मतलब केमिस्ट्री में अगर किसी की पोजीशन भी बदल जाती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का भी हो जाता है, या अगर उसके बॉन्ड कहीं से कहीं बदल जाते हैं तो प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। लॉजिक समझ में आया यहाँ तक? तो बॉन्ड बनना केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसीलिए बॉन्ड्स को पढ़ना और डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स के बारे में समझना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो चार्ट आपके सामने मैंने शेयर किया है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसको संभाल के अपने नोट्स बना के रख लेना, काम आएगा। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी दिया नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड को बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा। और ये वीक इंटरेक्शन को डायरेक्ट इन्होंने ना गैसियस स्टेट में सिखाया। मुझे लग रहा है गैसियस स्टेट में भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया उन्होंने जितना अब मैंने आपको बता दिया। ये बाद में हम और डिटेल में देखेंगे ऑब्वियसली, बट अभी फिलहाल इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। अब ये डाइपोल क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, पर ये नाम आपको भी याद होनी चाहिए, ये नाम आप याद करके रख लेना। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया? अच्छा, जब मिक्सचर बनता है, देखो कंपाउंड किससे बना, एलिमेंट से कंपाउंड बना। देखो यहाँ देख रहे थे ना, एलिमेंट से कंपाउंड बना ना, एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, ये कंपाउंड बन गया। ये एक एलिमेंट था, ये एक एलिमेंट था, ये कंपाउंड बन गया। वो अलग बात है, ये एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में है, ये एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, पर ठीक है कंपाउंड तो बन गया ना। तो जब भी कंपाउंड बनेगा एलिमेंट्स में से तो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, लेकिन जब कंपाउंड को साथ में रखोगे और मिक्सचर बनाओगे प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। प्रॉपर्टीज इन अ मिक्सचर, ये चीज हमेशा याद रखना, इन अ मिक्सचर प्रॉपर्टीज
ऑफ कंपाउंड आर रिटेन्ड। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो एक सिंपल एग्जांपल है मैं आपको, मान लीजिए आप एक ग्लास लो, ठीक है, उस ग्लास में आप पानी ले लो। पानी किसका बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन पर पानी बना है। पानी की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उसको पीते हो, उसका टेस्ट है या जो भी आप उसको कहो। आप इसके अंदर ऐड कर दो शुगर, इसके अंदर ग्लूकोज ऐड कर दो। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन ने मिलकर ग्लूकोज को बनाया है। आप ग्लूकोज को इसके अंदर, अब ग्लूकोज की अपनी प्रॉपर्टी है, वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, बहुत 12 हाइड्रोजन 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन की बड़ी जॉइंट फैमिली है, ठीक है। ये वाटर की न्यूक्लियर फैमिली है, एक मम्मी, 2 पापा और एक बच्चा। और अब आप इसमें ऐड कर दो NaCl, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, Na+Cl-, NaCl की अपनी प्रॉपर्टी है। अच्छा, जब कभी तुमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया होगा तो क्या घासलेट बन जाता है क्या मिक्स करने के बाद? क्या मतलब पेट्रोल डीजल कुछ बन जाता है क्या? नहीं, इसको मस्त ग्लूकोज को ऐड करो, नमक को ऐड करो, थोड़ा सा अब अगर आप इसके अंदर चाहो तो थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल दो, है ना, नींबू पानी बना लेते हैं पूरा। सिट्रिक एसिड का अपना एक फॉर्मूला होगा, उसमें अपना एक मॉलिक्यूल होगा उसका। जब ये 4 चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, इसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर किसका बनता है, कंपाउंड का बनता है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जब एलिमेंट जुड़ेगा तो कंपाउंड बनेगा, पर जब कंपाउंड जुड़ते हैं तो मिक्सचर बनता है। बस फर्क ये होता है, एलिमेंट्स ने अगर कंपाउंड बनाया है तो प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, और कंपाउंड जब मिक्सचर बनाता है तब प्रॉपर्टीज नहीं बदलती। ये देखो, ये सब अपने अपने एक अलग अलग कंपाउंड है। वाटर एक कंपाउंड है, इट्स अ कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा टाइप के अलग अलग एलिमेंट्स एक साथ हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ हैं तो वो कंपाउंड है, और उस कंपाउंड का ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है। जैसे ग्लूकोज एक कंपाउंड है, उसका ये सबसे छोटा परिवार है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन का एक परिवार है, वो ग्लूकोज है। तो ये सबको मिक्स करने के बाद प्रॉपर्टी बदली क्या? नहीं साहब, प्रॉपर्टी नहीं बदली। तो मिक्सचर में हर कंपाउंड अपना प्रॉपर्टी शो करता है। अब मिक्सचर हमारे पास जो होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। पहले टाइप का मिक्सचर तो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, जब कभी तुम नमक को, NaCl को पानी में ऐड करते हो तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि ग्लास को जब मैं पी रहा था तो पहले सिर्फ पानी का टेस्ट आया? नहीं, ये ऐसे करते हैं ना, पानी को, शुगर को, नमक को, शुगर को जब आप पानी में मिक्स करते हो तो कभी ऐसा हुआ है क्या आधा ग्लास मीठा लग रहा था, आधा ग्लास खट्टा नमकीन लग रहा था, सॉल्टी लग रहा था? नहीं, ऐसा नहीं होता। शक्कर का और नमक का टेस्ट थ्रू आउट द सोल्यूशन आएगा। तो जब कंपाउंड एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं तो हम उस टाइप के सोल्यूशन को कहते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर इसको कहेंगे। रहकर हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। लॉजिक समझ में आया? परफेक्ट। दूसरी बड़ी बात, जब आप ऑयल को लेते हो और उसके अंदर अगर आप पानी को ऐड करते हो, भाई साहब ऑयल अलग रहता है, पानी अलग रहता है, ठीक है, ऑयल और पानी अलग अलग रहेगा, ये मिक्स नहीं होंगे। आपको ऑयल भी दिखाई देगा अलग से, पानी भी दिखाई देगा अलग से। इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, एक सवाल अब मेरे माइंड में और आ रहा है। देखो, दिस इज हाउ आई टीच यू। सर, एक सवाल मेरे माइंड में और आ रहा है कि ये मिक्सचर और सोल्यूशन के बीच में क्या फ़र्क होता है? मिक्सचर और सोल्यूशन के बीच में कोई फ़र्क होता है क्या? हाँ जी, होता है, क्योंकि मिक्सचर में भी तो हम कंपाउंड्स को ऐड कर रहे हैं ना, और सोल्यूशन में भी तो हम कंपाउंड्स को ऐड करते हैं। जैसे कल को मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे पास नमक है और मैंने उसको ऐड किया है एक बीकर में, ठीक है, नमक को मैं एक बीकर में ऐड कर रहा हूँ जिसमें पानी रखा हुआ है। दूसरी तरफ मैं फिर से नमक ले रहा हूँ और मैं फिर से पानी ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अगेन वाटर, ठीक है, ये पानी को फिर से ले रहा हूँ। तो मुझे बताओ इसमें से सोल्यूशन कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है? ये भी पानी है, ये भी पानी है। हाँ, अब बताओ सोल्यूशन कौन सा और मिक्सचर कौन सा है? देखो प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, जब आप जिन कंपाउंड्स को ऐड कर रहे हो उनका कोई प्रपोर्शन नहीं होता, कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता। जैसे भेलपूरी बनाते हो, अब नमक कभी कोई ज़्यादा डालेगा, कोई कम डालेगा, स्वाद अनुसार, है ना, किसी को मिर्ची ज़्यादा चाहिए, किसी को मिर्ची कम चाहिए। तो जैसे भेलपूरी में किसी भी कंपोनेंट का, भेलपूरी में अलग अलग लोग होते हैं, उसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतना ग्राम नमक और इतना ग्राम मिर्ची डालने के बाद ही भेलपूरी बनती है। वहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, स्वाद अनुसार आप ऐड करते हो। तो जब आपका प्रपोर्शन इज फिक्स नहीं होता, व्हेन प्रपोर्शन ऑफ
कंपाउंड्स आर नॉट फिक्स्ड, जब वो फिक्स्ड नहीं होते, ये कभी आप अपने बच्चों अपने फ्रेंड से जाके पूछना जो XYZ जगहों से पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ कंपाउंड्स आर नॉट फिक्स्ड, हम उसको कहते हैं वो सिर्फ मिक्सचर है, इट्स जस्ट अ मिक्सचर। अब मिक्सचर होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है नमक पानी में चला जाए और घुल जाए, या हो सकता है ना भी घुले, जैसे हमने यहाँ देखा ऑयल और वाटर घुलते नहीं है। तो मिक्सचर भी होमोजीनियस हो सकता है, मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस हो सकता है। हेट्रो मतलब अलग अलग होंगे, जिन लोगों को आपने मिक्स किया है वो अलग अलग होंगे। होमो का मतलब हो जाता है कंप्लीटली वो मिक्स हो जाएंगे। और मिक्सचर वर्ड आप तब यूज करोगे जब इसका और इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा। लेकिन अगर कल को मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास NaCl जो था वो 40 ग्राम था और पानी मेरे पास जो था वो 1 लीटर था, मैंने प्रपोर्शन फिक्स कर दिया है, यानी इसका प्रपोर्शन कितना होगा, इसका प्रपोर्शन कितना होगा, जब मैं प्रपोर्शन फिक्स कर देता हूं तब वो सोल्यूशन बन जाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, व्हेन प्रपोर्शन ऑफ कंपाउंड्स आर फिक्स्ड, या जिसको हम कह सकते हैं नोन, हमको पता है, तो वो आप क्या कहोगे, तब आप उसको कहोगे कि वो एक सोल्यूशन बन गया। जब मैं कहता हूं मैंने सिर्फ नमक का पानी लेके आया तो वो एक मिक्सचर है बस, वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। पर जब मैं आपसे कहूंगा कि कितना नमक कितने पानी में मैं लेके आया, अब हो सकता है ये फिक्स ना, ये देखो प्रपोर्शन फिक्स नहीं होगा यहाँ पर भी, तो रेदर मैं कहूँ कि प्रपोर्शन ऑफ कंपाउंड्स आर फिक्स वर्ड की जगह मैं कहूँगा अननोन। ये अननोन वर्ड बहुत अच्छा होगा। जब मुझे नहीं पता कि कितना नमक कितने पानी में, तो आप उसको मिक्सचर कंसिडर करके चलोगे। पर जब मैं नमक का और पानी का आपको प्रपोर्शन या कॉन्सेंट्रेशन आपको बता देता हूँ, तब वो क्या हो जाएगा, वो सोल्यूशन बन जाएगा। इस चीज को याद रखना। तो मिक्सचर और सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है जब हमें नहीं पता कि कितनी चीज कितने में प्रेजेंट है तो वो एक मिक्सचर है, पर जब हमें पता होता है कि कितनी चीज कितने में प्रेजेंट है और किस चीज की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, तब वो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो एक सोल्यूशन बन जाता है। तो इसको हम सोल्यूशन कहते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आप लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा होगा अगर आप MST/CT के बच्चे हो तो, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होती है, ये कोई पढ़ाता नहीं है। डायरेक्ट लोग मोल कॉन्सेप्ट पे, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास पे कूद पड़ते हैं और आप डायरेक्ट वहीं से पढ़ना शुरू करते हो। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज याद रखना। कल को कोई 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा आपसे अगर आके पूछ लेगा और कोई 1.5 आना अगर आपको मिल गया और वो आपसे पूछ लेगा ये सारे सवाल, आपको आना चाहिए। तो मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, हमने देख लिया। मिक्सचर और सोल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस हो सकते हैं या तो हेट। अब बताओ ये नमक, शुगर और पानी, ये मिक्सचर है कि सोल्यूशन है? सर मुझे नहीं पता कितना नमक है, कितना शुगर है, कितना पानी है, तो मिक्सचर कहलाएगा। पर जब मैं नमक, शुगर और पानी का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स कर दूंगा, ये कितना, ये कितना, ये कितना, तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को याद रखना। आई होप यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने सीख लिया, मैटर को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो मिक्सचर भी हमारे पास कितने टाइप के होंगे, मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप के होंगे। एक हमारे पास क्या होगा, होमोजीनियस, और एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास होगा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, जब सवाल आता है बॉन्ड्स के बारे में, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, और ये डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये समझना केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या हमको ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करना चाहिए, क्या हमको ये सब मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ना चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, हम इसको मोल कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ेंगे। ये जो डेटिव बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, ये टॉपिक्स को मैं रिजर्व रखता हूँ। ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग के लिए, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि फिर एक सवाल और भी उठता है ना कि कोई इंसान बॉन्ड बनाता क्यों है? आपको अपने बगल वाले के साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत क्या है? रहो ना अकेले, सिंगल, इंडिपेंडेंट रहो। आप भी क्यों बॉन्ड बना के बैठे हुए? जैसे वो नागा साधु होते हैं, सब त्याग के अपने जीते जाते माँ बाप का पिंड दान करके निकल जाते हैं, वो एलिमेंटल स्टेट में रहते हैं, एटम बन के रहते हैं। तो बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या है? वो तो बॉन्ड सब तोड़ के चले जाते हैं। तो बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या है? बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सवाल ये भी उठता है कि बॉन्ड बनता ही क्यों है, बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ती है? तो वो सब मैं फिर मोल कॉन्सेप्ट में नहीं घुसाऊंगा, ठीक है। तो ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। वहां पर हम स्टार्ट ही इसी चीज से करेंगे कि बॉन्ड क्या होता है वो हमने देख लिया, बॉन्ड बनता क्यों है, जरूरत क्या है बॉन्ड बनाने की, क्या जरूरत है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड बनाने की। तो देखो ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा केमिस्ट्री में। ये सारी चीजें ना लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, कोई बाहर की चीज़ें नहीं है। धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो नंबर 1 जो मैंने बनाया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। मैटर का फिजिकल स्टेट किस पे डिपेंड करता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर और सोल्यूशन के बीच में फ़र्क क्या होता है, ये भी अब आपको समझ में आ गया होगा। जाके 2-3 लोगों से पूछ लेना, देखना उनको आता है कि नहीं आता है।
ठीक है। एलिमेंट से जब कंपाउंड बनता है तो प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, पर जब कंपाउंड मिक्सचर या सोल्यूशन बनाता है तो प्रॉपर्टीज बदलती नहीं है। एक बार कंपाउंड बन गया, उसकी प्रॉपर्टी फिक्स हो गई, अब वो किसी और के साथ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार आपकी मम्मी ने आपको जन्म दे दिया, वो आपकी माँ बन गई तो बन गई। आप किसी और को लेके आ जाओ तो उससे वो ब्लड का रिलेशन चेंज होने वाला नहीं है। तो एक बार कंपाउंड बन गया, एक बार बॉन्ड बन गया, वो एलिमेंट, वो कंपाउंड बन गया है तो बस अब उसकी प्रॉपर्टी फिक्स हो गई है। अब आप उसको किसी के साथ भी ले जाके रख दो, उसकी प्रॉपर्टीज बदलने वाली नहीं है। फिर सवाल आया था बॉन्ड क्या है। बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया, मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन क्या होता है, वीक इंटरेक्शन का कहाँ एप्लीकेशन होता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट कैसे बनाई जाती है, और फिजिकल स्टेट, इंटरमोलिकुलर फोर्स का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। आई होप पहला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर पहला वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा कि भाई हाँ, ये जो 26 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ तो हमें नया सीखने मिलेगा, केमिस्ट्री के प्रति हमारा नज़रिया बदलेगा, तो आप जैसे अगर और भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है मैं ये यूट्यूब पे भी फ्री डाल रहा हूँ और ऐप पे भी फ्री रख रहा हूँ, प्लीज़ जाइए और उनको ये वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें बुलाइए कि भाई एक बार पढ़ तो ले, देख तो ले कि पढ़ने का तरीका भी कुछ और हो सकता है, हमेशा रटने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप इस वीडियो के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको ऐप पे, आप प्लीज़ अपने नोट्स बना लीजिएगा, ये PDF मिल जाएगी, इसके नोट्स आप रिटर्न करके अपनी बुक में बना के रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।